स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। न्याय अगर देरी से मिले तो वो न्याय नहीं होता है। ये कहावत आपने खूब सुनी होगी, लेकिन ये कहावत सच है। और इस देश का सच ये है कि इस देश में 5 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग केस है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग है। और आपने बहुत पहले सुना होगा जब सनी देओल की फिल्म आई थी तारीख पर तारीख, तो वो सच है इस देश की न्याय व्यवस्था का। अब जब न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया जाए तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शिकार भी होना पड़ता है। इसीलिए देश में लोग जजों पर बोलने से बचते हैं। हालांकि अब जब सीजीआई गवई ने बुलडोजर शासन को लेकर टिप्पणी की है तो तमाम चर्चाएं होने लगी। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका की थोड़ी बहुत इज्जत बुलडोजर एक्शन ने ही बचा रखी है। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार संजीव चौहान हैं। उनसे ही बात करेंगे और एक समझने की कोशिश करेंगे कि सीजीआई गवई किस हिसाब से ये बात कह रहे हैं। हालांकि अवैध तरीके से अगर बुलडोजर एक्शन होता है तो उसका मरम्मत हम भी करते हैं, उसके खिलाफ हम भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको। सीजीआई साहब का बयान अगर आपको डिकोड करना हो जी, तो आप कैसे करना चाहेंगे? अब सीजीआई साहब का जो बयान है ये क्यों आया है आज की तारीख में, जो आपने अभी शुरू में कहा कि न्याय की जब परिकल्पना होती है, हम किसी भी व्यवस्था, हम किसी भी काल की बात करें, अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें, हम मेसोपोटामिया की बात करें, हम रोमन संस्कृति की बात करें, हर जगह एक कानून का पद ज़रूर होता आया है। क्योंकि आम जनता को उम्मीद ये होती है कि जब कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो एक जगह है जहां हमें न्याय मिल सकता है, वो है अदालत। यहाँ पर बुलडोज़र को न्याय व्यवस्था से अलग करना ही क्यों है? क्योंकि वो तो वही काम कर रहा है। एक तरह से जो विधिक प्रक्रिया है, न्याय के प्रति जनता में भरोसा ही जगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ही तो नियम बनाया ना कि 15 दिन का नोटिस दीजिए, नोटिस देने के बाद आप कार्रवाई कीजिए। 15 दिन में तो मामला सुलझ जाता है ना कि 15 दिन के लिए अगर मुझे आपके यहाँ बुलडोजर चलवाना है, अवैध है, तो मैंने नोटिस थमा दी, प्रशासन ने, नगर निगम ने नोटिस दी कि 15 दिन बाद भाई हटा लीजिए वरना बुलडोजर है। ये भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बिल्कुल। तब फिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब यहाँ पर राज्य सरकार अपनी दलील दे कि जो राजस्व संहिता है, नगर नियोजन अधिनियम है, या पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी ऑर्डिनेंस 2020 है, तो ये जो बुलडोजर एक्शन है वो उसके तहत ही किया जाता है। हर एक को सुनवाई का अधिकार दिया जाता है, हर एक को एक राज्य सरकार एक अवधि प्रदान करती है कि अपना पक्ष रखो। बुलडोजर कार्रवाई उसके बाद ही की जा रही है। तो यहाँ पर आप ये बताइए कि आपके भी जानने वाले बहुत लोग होंगे, 150 परिवार होंगे जो आपके बहुत करीबी होंगे, या आपके दोस्तों के भी करीबी होंगे। किसी का भी, किसी श्रीवास्तव जी का, मिश्रा जी का, सिंह साहब का, अग्रवाल साहब का घर टूटते आपने देखा है? उसने कभी कहा है कि हमारी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल गया, हमारी मेहनत की कमाई मिट्टी में मिल गई? कोई ऐसा उदाहरण आपको अपने आसपास मिलेगा? नहीं मिलेगा। दर्द केवल इन्हीं को हुआ जो अवैध तरीके से मौज काट रहे थे। भाई योगी सरकार ने साफ किया कि भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर तुम कायदा तोड़ोगे तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। तुम किसी भी जात के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक क्यों ना रखते हो। अब आप सोचिए 64,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है अवैध कब्जों से। अगर हम राजस्व की बात करें तो करीब 33-34 हजार करोड़ राजस्व की जमीन है जो कब्जे से मुक्त कराई गई है। राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। और सर जो मुक्त कराई गई उसमें फायदा किसे हुआ? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इलाहाबाद, ये देख लीजिए, अतीक अहमद के जो अतीक अहमद ने जो कब्जा करके रखा था, गरीबों के 95% जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका 95% क्रियान्वयन हुआ है। 19-20 लाख घर बनाए जा चुके हैं जो गरीबों को दिए गए। घर कैसे मिले? छत किसे मिली? गरीबों को मिली। तो इस बुलडोजर को न्याय व्यवस्था से अलग क्यों किया जा रहा है? एक तरह से जो आपने शुरुआत बहुत अच्छी की ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर कानून देर से इंसाफ दे रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो बुलडोजर कम से कम एक ऐसी व्यवस्था बनी है कि एक आम इंसान के मन में एक ये विश्वास जगह है कि जो पहला ही स्तर है कानून का, मतलब लोकल लेवल पर ही उसे इंसाफ मिल जाएगा। कानून की लड़ाइयाँ लड़ना एक आम इंसान के बस की बात है। जमीन बेच के लड़ते हैं बेचारे लोग अपना मुकदमा, और जो माफिया हैं वो जमीर बेच के काम करते हैं। वो तो अपना जमीर बेच के काम कर रहे हैं। और जिसकी जमीन फंसी है,
2-2, 3-3 नस्लें खर्च हो जाती हैं, उसकी ज़मीन उसको नहीं मिल पाती है। फिर इन भूमाफियाओं के हाथों बेचारा मजबूर होकर वो आदमी औने पौने दाम में अपनी ज़मीन बेचता है। उसको अपने बेटे की पढ़ाई में खर्चा करना है, बिटिया की शादी करनी है, या वो मुकदमा लड़े, वो करे क्या? तो एक इंसाफ की उम्मीद एक आम जनता में दिखी है। अगर आप एक जनमत संग्रह करा लीजिए, आप आम जनता से ही पूछ लीजिए रोहित कि आप इसके पक्ष में हैं कि नहीं। तो अगर आम जनता से पूछा जाएगा तो आपको 95% लोग मिलेंगे जो कम से कम कहेंगे कि हाँ, ये व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, इसमें एक आम आदमी का कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। तकलीफ किसे है? एक मैं तो प्रयागराज में पढ़ाई लिखाई हुई, एक लंबे अच्छा। वक्त तक मैं रहा वहां पर। उस दौर में रहा जब खौफ था अतीक और अशरफ का जी। और उस वक्त एक बात बहुत प्रयागराज में चला करती थी, तब इलाहाबाद हुआ करता था, कि एक परिवार था, अच्छा खासा सभ्य परिवार था, वहां पर अतीक का बेटा ही पढ़ता था और वहां पर एक परिवार की बेटी ही पढ़ती थी जी। और उस बेटी के घर पहुंचता है अशरफ का अतीक का बेटा, बदतमीजी करता है, उसके साथ जो हदें पार की जा सकती करता। वो परिवार प्रयागराज छोड़कर चला गया, आज तक वापस नहीं आया। एक ऐसी घटना हम लोगों ने उस वक्त अपने आंखों से देखी जिस कोचिंग में हम पढ़ते थे, कि आ गए 5 लाख रुपए चाहिए, अब 5 लाख रुपए देना पड़ रहा है जो कोचिंग संचालक है। एक ऐसी घटना बगल में देखी कि एक छोटा स्टेशन वहां पर हुआ करता था बैंक रोड पर, मुझे भी एग्जैक्ट प्रयाग नाम है स्टेशन का, तो वहां से लोकल ट्रेनें आसपास की चलती, वहां पर आसपास की पूरी जमीनों पर अतीक अहमद के गुर्गों ने अगर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी तो आपकी हिम्मत नहीं कि आसपास गाड़ी खड़ी कर दें, अगर खड़ी कर दी, जमीन किसकी हो, आज से उनकी जमीन है। तो ये हम लोगों ने अपने टाइम पर देखा जब हम प्रयागराज कोचिंग के लिए गए। तो रोहित भाई, तो देखा है जो उदाहरण आपने रखे हैं, इसी में हम 1-2 पॉइंट अगर और जोड़ दें। आपने न्यायिक व्यवस्था की बात की, 9 हाईकोर्ट जजेस इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐसे थे जिन्होंने अतीक के मामले पर सुनवाई करने के बजाय कोर्ट बदल दी। हाईकोर्ट जज ये हिम्मत नहीं कर पाता था कि वो अतीक के मामले में कोई फैसला दे, वो अपना तबादला करा लेना या उस केस से हट जाना बेहतर समझता था। आम आदमी की क्या बिसात, ये जजेस जिनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा हासिल होता है, वो तक अतीक के मामले में सुनवाई से डरा करते थे। तो आप सोचिए, एक आम आदमी वही उसी कोर्ट वाले मामले में मुझे एक बात याद आ रही है। आखिर में जब एमपीएमएलए कोर्ट में अतीक और अशरफ की पेशी हुई जी, तो मैं कवरेज पे था, बाहर था, एक छत से मैं पूरी कवरेज कर रहा था जी। और वहां पर जब लड़ाई हुई वकीलों के बीच, तो अशरफ और अतीक उस वक्त भी ऐसे ही घूर रहे थे जैसे उनका ही राज हो। वकीलों ने कहा कि अब तुम्हारा वक्त बदल गया है। उसी के कुछ दिन बाद अगर आपको याद हो तो एक बयान आया अतीक अहमद की, अब हमारी माफियागिरी निकल गई, बस परिवार को बख्श दीजिए हमारे पास। जी, जी, जी। तो वो दौर भी हमने देखा और एक दूसरा दौर भी देखा। और ये सब क्यों संभव हुआ? बुलडोजर जब चढ़ाई करना शुरू किया तभी इनकी अकल टूटी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे ये वही परिवार हुआ करता था कि सरेआम पुलिस वालों को पीट दिया करते थे, खाल तक खींच के चौराहे पर लोगों को लटकाया गया है। इलाहाबाद में क्या कुछ नहीं हुआ है। नहीं, जो कोर्ट तो तब भी थी, जजेस तब भी थे, सीबीआई तब भी थे, लेकिन उनका रुतबा वैसे था और तब कोई सवाल नहीं उठाता था, तब कोई बोलता भी नहीं था। अब जब एक आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है, एक आम आदमी को उम्मीद जगी है, ये नौबत ही क्यों आई? न्याय व्यवस्था को तो ये सोचना चाहिए था ना कि ये नौबत ही क्यों आई। जो काम आपके हाथों में था, अगर वो इतना लंबित ना होता, अगर लोग परेशान ना होते और इसकी जरूरत महसूस ना होती सरकार को, तो सरकार ऐसा क्यों करती? और बुलडोजर एक्शन सिर्फ अब यूपी ही नहीं रहा, बल्कि तमाम राज्यों ने इस संस्कृति को अपनाया। और इससे भाई कानून बनता है एक आम आदमी के लिए, एक आम आदमी तक इंसाफ पहुंचाने के लिए। अगर उसको इससे इंसाफ मिल रहा है और वो इससे संतुष्ट है, तो इस व्यवस्था पर सवाल उठाने का हक आखिर किसे है? वो सवाल उठा रहे हैं जिन पर सवाल उठाए जा सकते हैं कि तुमने क्या किया, अभी तक क्या किया। आप सोचिए अब कि सिर्फ हम 24 और 25 की अगर बात करें तो करीब 2.5 करोड़ राजस्व के मामले निपटाए गए हैं इन अवैध कब्जों को छुड़ा के। 95% से अधिक का रिकॉर्ड है रिकवरी का। तो इससे फायदा तो राज्य को हो रहा है। और अगर एक राज्य में होता तब भी हम मान लेते चलिए एक राज्य की सरकार आंख मूंद कर काम कर रही है, लेकिन हमने उत्तराखंड में देखा वही हाल, वहां पर भी तमाम जमीनें खाली कराई, वन भूमि खाली कराई गई। अगर असम चले जाएं तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने लाखों एकड़ जमीन खाली करवा ली क्योंकि वहां पर अवैध बांग्लादेशी घुसे। जी 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 बिल्कुल। और इसी तरीके से हालात देखिए, जहां पर बुलडोजर नहीं चल रहा है वहां पर हिमाचल का आप हाल देख लीजिए। वहां पर जो 90-98% हिंदू आबादी होती थी, आज वहां पर घुसपैठियों की आबादी ज्यादा है, हिंदू 90 के नीचे आ गए हैं। बिल्कुल। अरे इसके अलावा आप बॉर्डर एरियाज देख लीजिए, जो तराई और नेपाल से लगती हुई पूरी बेल्ट है, जहां पर काफी अवैध निर्माण ढहाए गए हैं, कईयों को नोटिस जारी की गई है। रातों रात जमीन पर कब्जा होता था, कोई धार्मिक चिन्ह वहां पर छोड़ दिया जाता था, उसके बाद वहां पर कुछ लोगों का जमावड़ा होता था और कुछ साल बाद जमीन उनके कब्जे में आ जाया करती थी। हजारों एकड़ जमीन
खाली कराई गई है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन इस तराई बेल्ट में पूरी नेपाल बॉर्डर के पास। और ये सिर्फ ज़मीन पर कब्जा ही नहीं होता है, ऐसे एलिमेंट्स, क्योंकि ये बॉर्डर पोरस हैं, वहाँ पर अगर ऐसे जो तत्व हैं, जो आपराधिक तत्व हैं, अगर वो वहाँ पर ज़मीन पर कब्जा करते हैं तो यहाँ के अपराधी को नेपाल तक निकाल देने का एक पैसेज भी क्रिएट करते हैं। तो ये ज़मीनों पर कब्जा से, ये बात सिर्फ ज़मीनों पर कब्जे तक ही सीमित नहीं रह जाती है, ऐसे लोगों की बढ़ती हिम्मत जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसे खतरे में डालती है। ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ वहाँ पर डेवलप होती हैं जो सीधे राष्ट्र की सुरक्षा। आप एक उदाहरण ले लीजिए, आप मिर्ज़ा दिलशाद बेग एक नेपाल के सांसद हुआ करते थे, जिनका बाद में गोलीकांड में मारे गए वो काठमांडू में। तो मिर्ज़ा और उसके जो तमाम चिंटी बिंटी थे, उनके पास बहराइच से लखीमपुर खीरी तक न मालूम कितनी ज़मीन उनके कब्जों में हुआ करती थी। अपनी पूरी पैरेलल गवर्नमेंट वहाँ पर चलाया करते थे। दिल्ली से गाड़ी चोरी होती थी, वही लोग जो वहाँ बॉर्डर पे थे वो गाड़ी को नेपाल का रास्ता दे दिया करते थे, और वो गाड़ी जो यहाँ 4-6 लाख की थी वो वहाँ 50-60 हज़ार में उनके गुर्गे खरीद लिया करते थे। बा का नंबर उस पर ठप्पा लगता था और टैक्सी पर चलनी शुरू हो जाती थी नेपाल में। सबको पता था कि गाड़ियाँ यहाँ से चोरी होती हैं, एक पैसेज दिया जाता है और यहाँ से गाड़ी चोरी करके नेपाल में चलाई जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम भूमाफिया की बात करें तो भूमाफिया से ज़मीनों तक सीमित नहीं रह जाते हैं, ये पूरा समाज का जो एक न्यायिक व्यवस्था है, समाज में जो एक सुरक्षा की भावना है, उसको चोट पहुंचाते हैं और पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। तो अगर ये हो रहा है तो आपने इसमें गाड़ियों का जिक्र किया तो फिर नेपाल तो आप दूर गए, मेरठ के सोतीगंज चले जाइए। दिल्ली की गाड़ियां पहले, सबसे पहले वहीं कटती थी, बाइकें वहीं कटती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी अधिकारी की कि वहां पर जाए और रेड करे। ये बात सच है। और आज सोतीगंज में क्या कहते हैं, आराम से आप घूमिए, किसकी हिम्मत आपको टोक दे। बुलडोजर ने पूरा ध्वस्त कर दिया साम्राज्य। और ये सालों से चला आ रहा था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी वहां पर अंदर जाकर कार्रवाई करने की। आप लखनऊ देख लीजिए, जो अकबरपुर जिस पर बड़ा बवाल हुआ था, आज वहां पर एक पार्क बन गया है, लोग अपना जाके घूम सकते हैं अपने परिवार के साथ। मतलब एक पूरा नदी का जो पूरा इकोसिस्टम था वही सब कब्जे ने खत्म कर दिया था। अच्छा, किसी की हिम्मत नहीं थी। अकबरपुर लखनऊ वाले मामले में सर सब ये तो बताते हैं कि वहां पर जो मुस्लिम थे, जिनका घर था, जिनकी झुग्गियां थी, उनको तोड़ दिया गया, लेकिन दूसरा पहलू ये नहीं बताते कि उनको 2-2 फ्लैट भी दे दिया गया, एक फ्लैट भी दिया गया। हाँ। वो पहलू किसी को नहीं दिखता है, लेकिन अकबरपुर में बुलडोजर चला, वो पहलू सबको दिखता है। राजनीतिकरण हो रहा है चीजों का, क्योंकि इस एक्शन से अगर आप ये देखिए, मेरा मानना तो ये है सीधे तौर पर कि कानून बनता है समाज के सबसे निचले दर्जे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगर वो तबका अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है, हम न्यायिक व्यवस्था पर टिप्पणी नहीं कर रहे। जैसा आपने कहा, कोर्ट के मामले पर क्या बोला जाए, जजेस की संख्या कम है, लंबित हैं और एक पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन ये भी तो सही है ना कि लोग कहते थे कि इस देश में 2 कानून हैं, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग। बिल्कुल है, हमने देखा। जिन पर 76 मुकदमे पहले से चल रहे हैं, आपकी जमीन उन्होंने कब्जा कर ली, उन पर एक 77वां और हो गया, उनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे आप जैसा आदमी क्या करे, मुकदमा लड़े, घर चलाए। चलिए, वो तो आप वहां पर जाइए, अपनी ही न्याय व्यवस्था में मेरे पास अगर अभी 3 लाख रुपए निकल आए, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास ना हो, मेरे साथ क्या क्या हो जाएगा, आपके साथ क्या क्या हो जाएगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। करोड़ों निकल आए, आपके थे नहीं थे, आपके उस क्षेत्र में थे ना, आपके घर के क्षेत्र में थे ना। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे करोड़ों नोट निकले, उसकी जिम्मेदारी तय ही नहीं हो पाई आज कुछ तक। नहीं, कोई जिम्मेदारी। अब सवाल उठा देंगे, कहेंगे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। भाई संविधान से देश चलता, संविधान से ऊपर तो कुछ नहीं ना। तो हमने तो देख लिया, आप जो कह रहे हैं कि 2 न्याय व्यवस्था है, वो दिख रही है सामने। और इस जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले ने नीचे तबके को तक बताया है कि भैया इस देश में 2 कानून हैं, 2 विधान हैं, हम भले कितना भी बात कर लें। तो वो हमने देखा। और आपने बीच में एक बात बहुत अच्छी कही कि ये जरूरत क्यों पड़ी कि आज बुलडोजर पर ज्यादा जिम्मेदारी आ गई, या व्यवस्था पर कम, बुलडोजर पर विश्वास ज्यादा बढ़ा। तो मुझे याद आता है कि अगर 5 गांव दे दिए होते कौरवों ने तो महाभारत ना होता। बहुत अच्छी बात। 5 गांव दे दिए होते तो महाभारत ना होता। आखिर में क्या मजबूरी रही पांडवों की या भगवान श्री कृष्ण की कि वो महाभारत करवाना ही पड़ा? 5 गांव दे के मामला सुलझ सकता था। तो आपने ये 5 करोड़ केसेस पेंडिंग ना रखे होते। क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां सर आपने कही कि कम है जजेस, छुट्टियां ज्यादा हैं, बहुत कुछ है। अरे छुट्टियों पे आपको बताएं, बड़ा दिलचस्प वही कह रहा था। हाई कोर्ट जजेस की अगर हम बात करें, इनकी समर वेकेशन भी होती है, 1 महीने की विंटर वेकेशन भी होती है। ये नियम बना क्यों था? जब अंग्रेज इस देश में थे तो अंग्रेज जज हुआ करते थे। अंग्रेज जज होते थे तो उनको ब्रिटेन जाना होता था अपने परिवार से मिलने के लिए गर्मियों में। तो ब्रिटेन उस समय शिप्स चला करते थे, जाने में ही काफी समय लग जाया करता था। तो ये वेकेशंस डिजाइन किए गए थे उस हिसाब से कि अंग्रेजों को छुट्टी मिले, जजों को, ताकि वो ब्रिटेन जाकर अपने परिवार से मिल पाएं।
भाई आज इतनी छुट्टियां क्यों हैं? जब इतने कोर्ट केस लंबित हैं तो इतनी लंबी लंबी वेकेशंस क्यों हैं? अच्छा, अब हम बुलडोजर को अगर हम जोड़ें एक राज्य की एक राज्य के साथ अगर हम जोड़ के देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ निवेश करने से आम व्यापारी डरा करता था, क्योंकि उसको लगता था कि ज़मीन ली और कोई माफिया अपनी तख्ती अगर गाड़ गया तो फिर तो हम फंस गए, हम ज़मीन का कुछ कर ही नहीं सकते। तो जब से ये एक्शन हुआ है, आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश एक मेन हब बनता जा रहा है निवेश का। अभी जो 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, जिसमें तमाम देशों ने अपनी झोलियां खोल दी उत्तर प्रदेश के लिए। आज जो गुड़गांव में पिछले दिनों मेवात के एरिया में जो वायलेंस हुआ था, उसके बाद तमाम जो मल्टीनेशनल हैं वो अब नोएडा आना चाहते हैं, यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ कानून का राज है, यहाँ उनका बिजनेस सुरक्षित रहेगा। देखिए, जो बिजनेसमैन है वो लामजहब होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता वो किस राज्य में जा रहा है, उसका बिजनेस सुरक्षित है तो वहाँ बिजनेस लेकर जाता है, बिजनेस लेकर जाता है, रोजगार पैदा होते हैं, राज्य की तरक्की होती है, राज्य के लोगों की तरक्की होती है। तो आप देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, कितना इन्वेस्टमेंट आया है। अगर आप अभी नोएडा के एरिया में जाएं तो यहाँ पर एक डिजिटल डेटा सेंटर बना है, योटा जिसको बोला जाता है। अब वो डिजिटल डेटा सेंटर जितनी वो, चूंकि मैंने वो खुद उस चीज़ को मैंने कवर किया है, रिकॉर्ड टाइम में डेटा सेंटर बना है। उससे पहले से चेन्नई का डेटा सेंटर बन रहा है, वो आज तक पूरा नहीं बन पाया। यहाँ रिकॉर्ड उसमें 2 बिल्डिंग्स काम कर रही हैं, जहाँ फेसबुक, इंस्टा सबका डेटा यहाँ पर है, और आने वाले समय में 5 ऐसे टावर्स बनेंगे। मतलब देश का करीब 60% डेटा इन डेटा सेंटर में सुरक्षित रहेगा। अब हीरानंदानी ग्रुप, मुंबई का ग्रुप है, वो उत्तर प्रदेश आकर क्यों काम करना चाह रहा है? उसको पता है कि समय रहते उसको परमिशन मिलेगी लैंड की, उसका बिजनेस सुरक्षित है, कोई माफिया उस पर कब्जा करने नहीं आ रहा है। तो ये सिर्फ भू माफिया पर जो बुलडोजर कार्रवाई है, ये बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती, इससे राज्य की तरक्की, राज्य की इमेज जुड़ी हुई है। आज उत्तर प्रदेश को लेकर एक छवि बदली है। सर 8-9 साल 10 साल पहले जाइए तो सेक्टर 63 में मैं अगर न्यूज चैनल्स की बात करूंगा, 7 बजे के बाद निकलना मुश्किल होता, तो मोबाइलें छीन ली जाती थी। जी जी, 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आप 16 से निकलकर 22 की तरफ आइए तो आपको बीच में मारपीट के मोबाइल छीन ही ली जाएगी या चाकू मार दी जाएगी। कितने टैक्सी ड्राइवर टैक्सी छीन के ड्राइवर को मार के डाल दिया और टैक्सी छीन ले गए। आज आप सेक्टर 145 से भी निकल कर आ रहे हैं, आउटर है, तब भी कोई टेंशन नहीं, आप पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि आपको दिख जाएगी 112 नंबर कहीं ना कहीं घूमते, तो आपको सुकून मिल जाएगा, ठीक है कोई ना कोई है आसपास। और दूसरी बात सर, आपने जिक्र किया डेटा सेंटर का। अभी मैंने कुछ महीने पहले पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह का पॉडकास्ट किया लखनऊ जाकर। उन्होंने नोएडा से जुड़ी एक बहुत शानदार घटना बताई कि एक कंपनी आने वाली थी बाहर से, और यहाँ पर उसने ज़मीन वमीन को लेकर सब कुछ देख लिया। फिर अचानक से उस कंपनी के पास पता नहीं दूसरे तीसरे पार्टी से फ़ोन गया, ये 50 लाख चाहिए, तभी यहाँ पर खुदाई शुरू होगी। अब मैं सब कुछ देख रहा था उस प्रोजेक्ट का, तो मैं फिर आनंद फानन में तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास पहुंचा। फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ, तो हालांकि मैंने तो अंदाजा लगा लिया किस दौर में थे किस दौर में नहीं थे पूर्व की सरकार में। जी जी जी। उन्होंने कहा वहां से मुझे रिप्लाई नहीं मिला। मैंने कहा ठीक है जो चलना है। फिर वो बिजनेसमैन ने 3 दिन बाद कहा कि मुझे जितना पैसा मेरा ज़मीन खरीदने में गया मुझे कंपनी लगानी ही नहीं। तो ये हालात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इसी पर हम आपको थोड़ा और विस्तार से बताएं। जब मैंने ये प्रोजेक्ट कवर किया, डिजिटल डेटा सेंटर, अभी बहुत लोगों को नहीं पता है, फौज जैसी सुरक्षा है, वहाँ आम आदमी अंदर भी नहीं जा सकता, क्योंकि पूरे दुनिया का डेटा वहाँ पर सुरक्षित रखा जा रहा है। तो टॉप मैनेजमेंट से जब मेरी बात हुई तो वो बताते हैं कि जब हमने प्रोजेक्ट सोचा तो यहाँ पर जितने मेगावाट हमें बिजली चाहिए थी इस प्रोजेक्ट को चलाने में, वो उतनी करीब आप समझ लीजिए कि जो नोएडा एक्सटेंशन के जितने मॉल्स और जितने स्कूल्स हैं उनको जितनी बिजली चाहिए होती है उतनी हमें चाहिए थी। अब मिले कैसे? उनको लगा इसकी परमिशन में टाइम लगेगा। उन्होंने शासन से संपर्क किया, ऑनलाइन मीटिंग हुई, तीसरे दिन उनको परमिशन मिली। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि यार ये बहुत सुनसान एरिया है, यहाँ पर अगर बिजली के खंभे लग जाते तो कितना अच्छा रहता, एक एप्लीकेशन दी, तीसरे दिन सारे खंभे लग गए। वो खुद कह रहा है टॉप मैनेजमेंट कि जो काम हम हिंदुस्तान में नहीं कर पाए, हमारे कई डेटा सेंटर हैं इस देश में, यूपी में वो 3 गुनी गति से हुआ है। सिर्फ इसलिए एक खौफ था कि ऊपर कोई बैठा है जो देख रहा है, तो अधिकारी भी लाइंड अप था, लोकल माफिया की भी हिम्मत नहीं पड़ी। आज वो प्रोजेक्ट 50 लोगों को रोजगार दे रहा है, पूरे प्रदेश की छवि बदल रही बॉस। जिस तरह से उत्तर प्रदेश, हम सब यूपी के निवासी हैं जी, और यूपी वाले भैया हम एक मजाक का पात्र हुआ करते थे।
अब एक आम यूपी वाले को लेकर देश की, दुनिया की सोच बदल रही है। सोच तभी बदल रही है जब आज यहां कानून का राज स्थापित हो रहा है। अब आप 12 बजे भी चले जाइए, आपको अट्टा मार्केट, यहां पर लड़कियां और लड़कियों के ग्रुप आराम से टहलते हुए मिल जाएंगे। अभी आपने कहा था बेखौफ। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, अब मस्त घूमते हैं लोग, क्योंकि एक डर। देखिए वो एक दोहा है ना कि भय बिन होए ना प्रीत। जब तक डर नहीं होता तब तक प्यार भी पैदा नहीं होता है। तो कुछ लोगों पर तो डर का माहौल बनाना बहुत जरूरी है। और ये जो बुलडोजर एक्शन है, ये एक तरह से इसको हम विनाश से ना जोड़ें, ये एक तरह से प्रगति का प्रतीक बन गया है। और एक आम इंसान के जो हित हैं उनको ये केटर कर रहा है। एक आम इंसान से जुड़ी जो समस्याएं थी उनको ये केटर कर रहा है। और ये सीधी सी बात है, जनता का राज है, जनता से पूछ लीजिए वो क्या चाहती है। बिल्कुल, बुलडोजर चाहती है कि नहीं चाहती। कानून के दायरे में चल रहा है, 15 दिन के पीरियड में चल रहा है, बाकायदा नोटिस दी जाती जो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था उसमें चल रहा है। और इसीलिए जब अब सीजीआई वीआर गवई ने ये टिप्पणी की और रोहित अदालतों पर बोझ घटा रहा है। जो अदालतें कहती थी हम पर लोड बहुत ज्यादा है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि न्याय प्रणाली की लाज बचाई है योगी के बुलडोजर ने। बिल्कुल, अब इससे कई वकीलों की दुकानें बंद हुई हैं, तमाम और जो बीच के दलाल हुआ करते थे उनकी दुकानें बंद हुई हैं। तो तकलीफें उन लोगों को ज्यादा हैं जो इलीगल वे में आगे चला करते थे। जो लीगल वे में चल रहे हैं, हमारा आपका घर सुरक्षित है, हमारी जमीनें सुरक्षित हैं। बिल्कुल। बाकी सर दर्शक ही बता देंगे कि उन्हें क्या योगी राज में बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है उस पर विश्वास है, उससे न्याय मिल रहा है। और बीआर गवई साहब ने जो कुछ कहा है सीजीआई ने, उस पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार, धन्यवाद।